मांगी थीं, जिन्हें वह उसके हवाले कर देता है। जब वह सामने वाले को हथियारों से भर देता है, तभी जाकर उसके मन को सुकून मिलता है और वह बिना किसी चिंता के उसे उस पुराशेष में जाने के लिए हामी भरता है। उन दोनों के व्यवहार को देखकर भरत के चेहरे पर काली रेखाएं पड़ जाती हैं। उसके मन में चल रहा था कि इन दोनों को मेरे जैसे बूढ़े आदमी के सामने ही इस तरह से प्यार दिखाना था। वह 2 बार खांसता है, तब जाकर ईशान और अनन्या का ध्यान अपने चाचा पर जाता है। वे दोनों तुरंत शर्मिंदा मुंह फेर लेते हैं। अनन्या का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह तुरंत वहां से भाग जाती है। वहीं पर ईशान उसे जाता हुआ देखता है और अपना सर हिलाता है। इसके बाद वह भारत की ओर देखता है और इस जगह के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानने की इच्छा जाहिर करता है। वह रुद्र परिवार की स्थिति और वर्तमान परेशानियों के साथ ही वर्तमान शासक की स्थिति और बाकी चीजों को बारे में जानना चाहता था। इस जगह पर सबसे ताकतवर कौन है और ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कि उस साम्राज्य से भी ताकतवर है। भरत रुद्र ईशान को बिना कुछ भी छुपाए जो उसे पता था सारी चीजें बताता है। ईशान सारी बातों को ध्यान से सुनता है और कुछ देर तक वहां पर भारत के साथ कुछ और बातें करने के बाद वहां से निकल जाता है। बाहर जाते समय उसे अनन्या दिखती है, जो कि शायद से उसी का इंतजार कर रही थी। ईशान को देखकर उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है, लेकिन वह तुरंत अपनी शर्माहट को छुपा लेती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुमने यहां पर अपनी कोई दुकान खोली है। ईशान जब यह सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, जी हां, और आप उस दुकान की मालकिन हैं। चलिए, हम आपको हमारी छोटी सी जीविका का भ्रमण कराते हैं, हमारी प्यारी महारानी। ये कहते हुए वह अपने एक घुटने पर आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अनन्या का हाथ मांगता है। जब अनन्या ईशान की प्यारी और चिकनी बातों को सुनती है तो वह अपनी आंखों को घुमाती है और अपना हाथ ईशान के हाथ में दे देती है। जब अगली बगली काम कर रहे लोग यह देखते हैं तो वे इन दोनों को देखकर जल भुन जाते हैं और तुरंत अपनी नजरों को दूसरी ओर कर लेते हैं। देखो, तुमसे तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। काश ये लड़का मुझे 20 साल पहले मिल गया होता, मैं तुम्हें देखती तक नहीं। कई सारी महिलाओं ने अपने पति पर ताने कसना भी शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है, ईशान और अनन्या के कानों से भी ये बातें छुपी हुई नहीं थी। वे दोनों भी यह बातें सुन पा रहे थे। अनन्या का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और वह ईशान के हाथ से अपना हाथ बाहर निकालने की सोचती है, लेकिन ईशान उसके हाथ को नाजुकता से लेकिन कस के पकड़ लेता है। वह उसके पास आता है और कहता है, मेरी प्यारी महारानी, आप मेरी हैं और यही मैं सभी को दिखा रहा हूं। अगर आप मुझे अपना नहीं मानती हैं तो आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं। अनन्या ये सुनती है तो वह ज्यादा हरकत नहीं करती है, बस दबी हुई आवाज में ईशान को शरारती कहती है और उसके साथ चल देती है। कुछ ही देर में ईशान अनन्या को लेकर उस 2 मंजिल इमारत के सामने आ जाता है जहां पर उसने अपनी दुकान बसाई थी। वह अपने पास से एक ताबीज जैसी चाबी को निकालता है और उस पर लगी हुई किसी बटन को दबा देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, पूरी दुकान में रोशनी हो जाती है और उस दुकान के आगे कुछ शब्द चमक जाते हैं जो कि अपने अंदर एक अलग ही आभा लिए हुए थे। इन शब्दों को पढ़कर उस दुकान के नाम की ताकत का पता चल सकता था। ईशान अनन्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ दुकान के भीतर ले जाता है। जैसे ही वह दुकान में प्रवेश करती है, वह देखती है कि यह दुकान उसके द्वारा देखी गई सारी दुकानों से बेहतर और काफी अच्छी है। इस दुकान की साज सज्जा और हर एक चीज काफी बेहतर है। साथ ही इस जगह पर कांच का प्रयोग बहुत ही ज्यादा हुआ है। कांच दरअसल एक शाही निशानी की तरह है और बाजार में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। इसे बनाने की प्रक्रिया इस दुनिया वाली बहुत ही जटिल है। वहीं पर ईशान ने सरल तरीके से इस कांच को बनाया था। अनन्या दुकान को देखती है और तुरंत आकर्षित हो जाती है। वह हर एक काउंटर पर जाती है और देखती है कि यहाँ पर बहुत से अनोखे और नए हथियार भी हैं। वह उनमें से एक को उठाती है। ईशान जब यह देखता है तो वह उसे एक तरफ लेकर आता है। उसने बंदूक के परीक्षण के लिए एक शूटिंग रिंग भी बना रखी थी। वह अनन्या को एक जगह पर निशाना लगाने को कहता है और ऊर्जा को मॉनिटर करते हुए उसे तरीका बताता है। अनन्या उसके कहे अनुसार करती है। जैसे ही वह पिस्टल का ट्रिगर दबाती है, एक तेज रोशनी निकलती है और वह पलक झपकते ही
उस निशाने को तबाह कर देती है। जब अनन्या यह देखती है तो वह बहुत ही हैरान हो जाती है। इस तरह के हथियार तो काफी ताकतवर हो सकते हैं। ये किसी आध्यात्मिक तोप का छोटा रूप था जो कि सिपाहियों तक पहुंचने पर काफी फायदा प्रदान कर सकता था। जितना ताकतवर योद्धा इस तरह के हथियारों को चलाएगा, यह हथियार उतना ही ताकतवर हमला करने वाले थे। वह ईशान की ओर देखती है और अपनी आंखों में मौजूद हैरानी को दबा नहीं पाती है। बहरहाल ईशान उसकी हैरानी को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और उसे उस मकान के पीछे वाली जगह पर लेकर आता है जहां पर वह कोई चीज बना रहा था। वह यहाँ पर अपने क्वांटम थियरी पर काम कर रहा था, क्योंकि उसने भी देखा था कि यहाँ पर चीजें आसानी से आकार छोटा बड़ा कर लेती हैं, लेकिन वह आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। वह इस वक्त अनन्या के लिए एक अच्छी सी सवारी तैयार कर रहा था जो कि उसके लिए सही और उसकी क्षमता को दर्शा सके। कुल मिलाकर ईशान को इस दुनिया में विज्ञान का भगवान माना जा सकता है। उसने अपनी दुनिया में भी सबसे ताकतवर हथियार बनाए और फिर उन्हें रोका भी खुद ही ने, और विज्ञान की लगभग हर एक शाखा में योगदान दिया था। वह यहाँ पर जल्दी ही अपने लिए एक कंप्यूटिंग दिमाग भी बनाने वाला था जो कि आगे उसकी मदद कर सकता है। अनन्या चुपचाप ईशान के पीछे आती है। वह ज्यादा सवाल नहीं पूछती है। जल्दी ही ईशान उसे एक गाड़ी के सामने लाता है। इस गाड़ी का डिजाइन बहुत ही अच्छा था और यह एक उड़ने वाला विमान था जिस पर बहुत ही ताकतवर तोप लगी हुई थी, और इसका इंजन उसने अभी तक का सारा ज्ञान लगाकर बनाया था। वह पिछली जिंदगी में भी हिंदू ग्रंथों में मौजूद यानों को बनाना चाहता था, लेकिन उस जगह पर ऊर्जा बहुत ही कम थी। इस वजह से वे विमान हवा में संतुलित नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। वह अभी तक लगभग पूरी तरह से उस विमान को बना चुका था और केवल उसमें क्वांटम साइंस को जोड़ना बाकी रह गया था। अनन्या पास में बैठी ईशान को काम करता हुआ देखती है और ईशान के गंभीर चेहरे को देखकर उसमें खो जाती है। पता नहीं कब, लेकिन वह ईशान की चुटकी की आवाज से अपने होश में आती है और फिर से उसका चेहरा लाल हो जाता है। ईशान इस बार तो समझ भी नहीं पाया कि इस लड़की के साथ परेशानी क्या है। बहरहाल अब तक उसकी पूरी कार तैयार हो चुकी थी। वह उसे कार में बैठाता है और सिखाने की तय करता है। अनन्या ईशान के पीछे जाती है और उस कार की सेमी पायलट कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। ईशान इसी के साथ उसे सिखाना शुरू कर देता है। वहीं पर इस वक्त सभी आसपास के साम्राज्यों में भी एक महाशासक के पुराशेष की बात फैल गई थी और इस वक्त हर एक जगह से ताकतवर लोग इस जगह पर अपने यहाँ के योद्धाओं के लिए जगह जीतने आने लगे थे और यह शहर भी भरने लगा था। ईशान की दुकान अभी बंद थी, इस वजह से कोई भी उस दुकान में प्रवेश नहीं करता है क्योंकि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। ईशान भी अनन्या को सिखाने में व्यस्त था। करीब 2 घंटे बाद वह चैन की सांस लेता है क्योंकि अब तक अनन्या उस यंत्र को चलाना पूरी तरह से सीख गई थी। अनन्या का दिमाग बहुत ही तेज था। वह उसे कार के आकार को काबू करना सिखाता है और फिर उस कार को उसके हवाले कर देता है। वे दोनों एक साथ बाहर आते हैं और ईशान दुकान को चालू कर देता है। अनन्या के पास भी आज करने को कुछ था नहीं, इस वजह से वह इस दुकान की लेडी बॉस बनने की ही तय करती है और ईशान के साथ काम पर लग जाती है। ईशान की दुकान के खुलते ही फिर से सारी गली का ध्यान इस ओर आ जाता है, लेकिन कोई भी इस दुकान में आने की हिम्मत नहीं करता है। कम से कम साधारण व्यक्ति तो नहीं, क्योंकि यह मानसिक सीमा थी साधारण लोगों की। आप और हम ही कभी कभी उन 5 सितारा होटल्स में जाने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए। यही यहाँ पर था। ईशान अपनी दुकान को खोलकर बैठ जाता है और किसी ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद दुकान का दरवाजा खुलता है और 4 लोग अंदर आते हैं। उन चारों में से एक सबसे आगे वाला गोरा चिट्टा युवक था और उसके पीछे 3 महिलाएं चली आ रही थी जो कि उसकी नौकरानी लग रही थी। वह युवक दुकान में घुसते ही इसकी चमक से हैरान हो जाता है। वह आसपास नजर घुमाता है और फिर उसकी नजर अनन्या पर पड़ती है जो कि काउंटर के पीछे कुछ लिखा पढ़ी कर रही थी। वह शायद से ईशान के जरूरत का सामान गिन रही थी। जब वह युवक अनन्या को देखता है तो तुरंत उसकी आंखों में हबस को देखा जा सकता था। वह तुरंत आगे आता है और अनन्या के सामने आकर कहता है, सुंदरी, तुम इस दुकान में काम कर रही हो जो कि तुम्हारी सुंदरता पर एक कलंक है।
मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती है तो मैं तुम्हें अपनी शाही महारानी बनाकर रखूंगा। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार हूं। जब अनन्या यह आवाज सुनती है तो वह तुरंत अपना चेहरा ऊपर कर सामने वाले की तरफ देखती है और फिर वापस से अपने काम में लग जाती है। जब वह लड़का देखता है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है तो वह पहले तो हैरान होता है, फिर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, सुंदरी मेरी बात मानो, इस छोटी सी दुकान में तुम्हारा क्या ही होगा। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ऐसी 10 दुकानें खरीदने के लिए पैसे दे सकता हूं। वह इतना कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अनन्या के कंधे पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने हाथ को अनन्या से लगा भी पाता, एक हाथ आता है और उसके हाथ को हवा में ही जकड़ लेता है। उस जकड़न की ताकत से युवक को बहुत ही पीड़ा होती है और वह कराहने लगता है। ईशान उसे देखता है और ठंडे लहजे में कहता है, महोदय आप ग्राहक हैं और हम विक्रेता हैं और इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है और ना ही इजाजत है। राजकुमार होंगे आप अपने यहाँ पर, और हाँ, ये मेरी पत्नी है, इसलिए अभी तुमने जो किया है उसके लिए तुरंत माफी मांगो। जब वह युवक यह सुनता है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अपने हाथ तक को नहीं छुड़ा पा रहा था। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में निकलती है तो उसके मुंह से बस कर आना। ईशान उसके हाथ पर पकड़ को और भी मजबूत कर देता है। यह देखकर बाहर से भी कुछ और योद्धा भीतर आ जाते हैं। वे पहले ही यहाँ पर आने का मन बना रहे थे, लेकिन जब वे आवाज सुनते हैं तो वे तुरंत आ जाते हैं। इनमें सबसे आगे एक लड़की थी जो कि सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे और परी जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी जब वह अनन्या को देखती है तो वह पाती है कि उसकी सुंदरता के आगे वह कुछ भी नहीं है। बहरहाल उसकी नजर जब ईशान पर जाती है तो वह खो ही जाती है। ईशान की सुंदरता को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। जब अनन्या किसी की नजर अपने होने वाले पति पर देखती है तो वह तुरंत ईशान के सामने आ जाती है और कहती है, माफ कीजिए, आपको यह सब देखना पड़ा, लेकिन हम जल्दी ही इस मामले को सुलझा लेंगे। अचानक से किसी के सामने आ जाने की वजह वह महिला नाखुश होती है, लेकिन जब वह देखती है कि यह वही लड़की है तो वह तुरंत अपनी नाखुशी को दूर कर देती है और कहती है, बुरा मानने की बात नहीं बहन, वैसे आपकी और भैया की जोड़ी बहुत ही सुंदर है और स्वर्ग से उतरे किसी देवी देवता की जोड़ी की तरह है। इसके बाद उसकी नजर उस शख्स पर जाती है जो कि उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा था। जब वह उसे देखती है तो वह उसके चेहरे पर भी गिन्न के भाव आ जाते हैं। वह कहती है, यह तो यश है सूर्यगढ़ का राजकुमार, ये एक नंबर का ठरकी है और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। जब ईशान यह सुनता है तो उसे भी सामने वाले पर गुस्सा आता है, लेकिन वह पहले ही दिन अपनी दुकान में किसी को मार नहीं सकता था, लेकिन दुकान के बाहर तो ठीक था। जब वह उसके हाथ को पकड़े हुए था तभी वह किसी की आभा को महसूस करता है और तुरंत अपना हाथ लहराता है। ऐसा करते ही तुरंत अनन्या को एक हवा का झोंका खींचता है और वह ईशान के बेहद करीब पहुंच जाती है। ठीक इसी पल एक व्यक्ति प्रकट होता है और उसके हमले से अनन्या बाल बाल बचती है। वह व्यक्ति जो कि अभी प्रकट हुआ था हैरानी से ईशान की ओर देखता है और फिर तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ईशान इस हमले का प्रत्युत्तर भी नहीं देता है और सामने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार करने देता है। सामने वाले का हमला ईशान के 10 सेंटीमीटर के दायरे में भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो क्या होने वाला था आगे? क्या पहले ही दिन कोई बड़ी समस्या पैदा होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। अभी तक हमने जाना कि ईशान ने अनन्या की ओर गंदी नजरों से देख रहे उस लड़के के हाथ को जकड़ लिया था और उसे मसलने लगा था, जिस वजह से वह लड़का बहुत ही पीड़ा में था। जब उस लड़के का शाही अंगरक्षक जो कि अंधेरे में छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था यह सब देखता है तो वह तुरंत हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना ईशान नहीं बल्कि अनन्या थी, क्योंकि अगर अनन्या को वह काबू में पा लेता है तो ईशान तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह तुरंत अनन्या पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले की सोच से पहले ही ईशान अनन्या को अपने पास खींच लेता है और उसका हमला व्यर्थ जाता है। वह फिर गुस्से में कोई चारा न होने पर ईशान पर ही हमला करता है। वह तुरंत अपनी एक पंच तकनीक का उपयोग करता है और अग्नि शक्ति से ईशान पर हमला करता है।
ईशान उसकी तरफ देखता है और फिर वापस से उस लड़के की ओर देखकर उसके हाथ पर दबाव को बढ़ा देता है। ऐसा करते ही उस लड़के की चीख निकल जाती है। वह लड़की जो कि अभी बाहर से आई थी भी अचंभित हो जाती है और उस सुंदर युवक के साहस को देखकर हैरान रह जाती है। सूर्यगढ़ के बारे में ईशान को पता था। यह यशोवन साम्राज्य के पास में ही मौजूद एक साम्राज्य है जिसकी ताकत यशोवन साम्राज्य से कहीं ज्यादा है। यशोवन साम्राज्य अभी तक सुरक्षित इसलिए था क्योंकि रुद्र परिवार के मुखिया वहां पर थे, लेकिन आगे अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। आसपास की ताकतें इतने समय से केवल यही चीज पक्का करने में लगी हुई हैं कि क्या रुद्र सच में गायब हुआ है या फिर ये उसकी कोई चाल है। बहरहाल ईशान के लिए कोई भी हो ज्यादा मायने नहीं रखता है। इस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी अनन्या की तरफ उन नजरों से देखने की। ईशान की आंखों में ठंडे और मारक इरादे जागने लगे थे। पास में वह रक्षक अपनी पूरी जान से ईशान पर हमला करता है, लेकिन वह हमला ईशान को छू भी नहीं पा रहा था। वह कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा हथियार है, लेकिन कब तक बचोगे? इतना कहने के बाद वह हमलों को और भी तीव्र कर देता है। वह रक्षक किंग स्तर पर था और उसकी ताकत को देखकर बताया जा सकता था कि वह किंग स्तर के ऊपरी स्तर पर होगा, लेकिन फिर भी वह ईशान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। वह अगला हमला बनाते हुए कहता है, बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे राजकुमार को छोड़ दो और तुरंत अपने घुटनों पर आकर माफी मांगो और अपनी बीवी को मेरे राजकुमार के हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब ईशान के कानों में यह आवाज जाती है तो वह तुरंत अपना चेहरा घुमाता है। उसकी ठंडी और कातिल आंखों को जब वह रक्षक अपने ऊपर देखता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है और वह तुरंत झटके के साथ ही पीछे गिर जाता है। वह युवक जिसका हाथ ईशान मसल रहा था, जब ये सब देखता है तो वह मन ही मन उस रक्षक को न जाने कितनी गालियां दे चुका था। इतना कमजोर रक्षक। उस लड़के की अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका रक्षक कमजोर नहीं है, बल्कि उसके हाथ को जो मसल रहा है वह लड़का ताकतवर है। ईशान उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ पर एक उंगली पटकता है और उसे फेंक देता है। वह लड़का तुरंत दरवाजे पर जाकर गिरता है। वह अपने एक हाथ के सहारे खड़ा होता है और पाता है कि उसका दूसरा हाथ बहुत ही दर्द कर रहा है। वह उसे महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन उसके हाथ को चला नहीं पा रहा था। जब वह रक्षक देखता है कि ईशान ने उसके राजकुमार को छोड़ दिया है तो वह भी खुश हो जाता है और तुरंत अपने राजकुमार के पास आता है। जब वह अपने राजकुमार के हाथ को देखता है तो वह तुरंत घबरा जाता है और फिर कांपते हुए हाथ से ईशान की ओर उंगली करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजकुमार के साथ ऐसा करने की? तुम्हें पता है कि तुम्हारी यह गलती तुम्हें कैसे नर्क में धकेल सकती है और तुम्हें किन युद्धों का सामना करना पड़ सकता है। ईशान, जो कि अनन्या का हाल चाल ले रहा था, जब इस व्यक्ति की बातों को सुनता है तो वह मुस्करा देता है और फिर उनकी ओर ठंडी नजरों से देखता है। तुरंत उसके चारों ओर एक तरह की शाही आभा फैल जाती है जो कि भौतिक रूप भी ले चुकी थी। जब वह व्यक्ति इस आभा को देखता है तो वह बहुत ही बुरी तरह से कांप जाता है और अपने कंधे पर बहुत ही जोरदार दबाव महसूस कर पाता है। वह अपने सर को भी ऊपर की ओर नहीं उठा पाता है। वह सफेद कपड़ों को पहनी हुई लड़की भी जब ईशान के आसपास वह शाही आभा देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ईशान की उम्र केवल 25 साल होगी, लेकिन उसकी आभा इतनी ताकतवर कैसे है? यह आभा बिल्कुल उन परिवारों या फिर विश्वविद्यालयों के लीडर्स की तरह है। वह अनजाने में ही 2 कदम पीछे ले लेती है। ईशान वहीं पर उस रक्षक की ओर देखता है। मेरा नाम ईशान और उम्र 25 साल है। मेरी जितनी उम्र है उससे 2 गुनी जंग में लड़ चुका हूँ और उनमें से हर एक जंग मेरे अकेले और पूरी दुनिया की थी। फिर भी आज मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ। इसलिए ये बात भेजे में गुस्सा लो कि भले ही तुम्हारे साथ पूरी दुनिया खड़ी हो, लेकिन अगर तुम मेरी मस्ट किल किताब में आ गए तो फिर तुम्हें इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। वह इतना कहता है और अपनी आभा को एक साथ रिलीज कर देता है। जैसे ही ऐसा होता है, वे दोनों राजकुमार और उसका गुलाम एक धक्के से सीधा बाहर जाकर गिरते हैं। उन दोनों को ही गहरी चोटें लगी थीं, लेकिन वे दोनों ही इस जगह पर और रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं। ईशान भी एक बोर्ड निकालकर बाहर लाता है और उस पर कुछ लिखता है। इसके बाद वह उस बोर्ड को बाहर ही लगा देता है। वह सभी की ओर देखता है और कहता है,
आज मेरी दुकान का पहला दिन है और इस वजह से मैं कोई भी खून खराबा नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर अगली बार इस तरह की हरकत किसी ने भी की तो वह यमराज के आगे हाथ जोड़कर ही आए। इतना कहने के बाद वह मुड़ता है और वापस से अपनी दुकान में चला जाता है। वह इन लोगों की वजह से ही परेशान था। इन जैसे लोग जिनमें कोई भी काबिलियत नहीं होती है पर इतना घमंड दिखाते हैं, सच में उसके दिन को खराब कर देते हैं। अनन्या जब ईशान को गुस्से में देखती है तो तुरंत उसके पास आती है और उसके हाथ को हाथ में लेकर उसके गुस्से को शांत करती है। अनन्या को देखकर ईशान का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है और वह फिर से काउंटर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह उस सफेद रंग के कपड़े पहने हुए लड़की की ओर देखता है और कहता है, मुबारक हो, आप हमारी पहली ग्राहक बन सकती हैं। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो कि आपने दुनिया में पहले कभी नहीं देखी होंगी। ईशान इतना कहता है और सामान की ओर इशारा कर देता है। वह लड़की भी ईशान का इशारा देखती है और फिर उस दिशा में अपनी नजरों को घुमा लेती है। जल्दी ही उसकी नजर सामान पर पड़ती है और वह सच में आकर्षित हो जाती है। वह अपने कदमों को उस ओर बढ़ाती है। ईशान ने पहले ही हर एक सामान की पहचान और उपयोग करने के तरीके को वहां पर लिख दिया था। उस लड़की के पीछे उसकी साथी भी उस तरफ बढ़ जाती है। अनन्या ईशान की ओर देखती है और मुस्कुराती है। अब मेरे होने वाले पति के पास इतनी काबिलियत है तो मैं गर्व महसूस क्यों ना करूं। दूसरी ओर उस जगह से निकलने के बाद सूर्यगढ़ का राजकुमार बुरी तरह कराहते हुए एक हकीम के पास पहुंचता है, जहां पर उसके दर्द को कम करने के लिए उसे एक औषधि दी जाती है, लेकिन कोई भी औषधि उस पर असर नहीं कर पा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के भाव बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे। इस वजह से उसका वैद्य भी घबरा जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि कितना ज्यादा महाराज का इस राजकुमार के प्रति लगाव है। भले ही वे इस राजकुमार को गद्दी नहीं देने वाले हैं, लेकिन वे इसके जीने के लिए पूरा इंतजाम कर चुके थे। ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे का ये हाल हो गया है और वह उसे सही भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका क्या होगा। वह रक्षक भी तुरंत उस वैद्य के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है। उस वैद्य की पीठ अभी तक पसीने से भीग चुकी थी और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसे मौत का खौफ साफ महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि राजकुमार का वैद्य बनने के बाद उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि कौन ही राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। लेकिन आज उसका सारा भ्रम चकनाचूर हो गया था। इस दुनिया में ऐसे भी पागल हैं जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सामने कौन है। वह अब बस अपने आप को बचाने के बारे में सोच रहा था कि वह किस तरह से अपने आप को बचा सकता है। वह तुरंत कहता है, मेरे पास एक तरीका है हुजूर। जब वह रक्षक यह सुनता है तो वह राहत की सांस लेता है और फिर उसे छोड़ता है। अपने गिरेबान को आजाद पाकर उस वैद्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आगे कहता है, राजकुमार का दर्द केवल एक विरंजन पुष्प ही सही कर सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको तुरंत इसे बाहरी पोर्ट शहर से लेकर आना होगा। जब वह रक्षक यह सुनता है तो वह तुरंत हामी भरता है और जाने के लिए निकल जाता है। ये देखकर वह वैद्य राहत की सांस लेता है। वह तुरंत भागने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही वह रक्षक फिर से प्रकट होता है और कहता है, वैद्य महोदय, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप इसके संरक्षण में रहेंगे। यह कहते हुए वह योद्धा अपने पीछे से एक योद्धा को बाहर आने का इशारा कर देता है। उसके पीछे से एक काली पोशाक पहने हुए योद्धा बाहर आता है, जो कि शक्ति स्तर पर था। वह बाहर आते ही अपनी पैनी नजरों से वैद्य की ओर देखता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। वह वैद्य यह देखकर फिर से परेशान हो जाता है। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह रक्षक उस संरक्षक को छोड़ने के बाद बाहर आता है और फिर महाराज को संदेश भेज देता है। वह इस पुराशेष के सामने ही इस ईशान नाम के योद्धा को सबक सिखाना चाहता था। उसकी डायलॉग बाजी और उसकी हिम्मत में कितना अंतर है वह भी देखना चाहता था। अब उसने जो किया था उसे नहीं पता था कि इससे क्या परिणाम होने वाला है। बहरहाल वह कुछ ही देर में वहां से निकल जाता है और अपने यंग मास्टर के लिए औषधि लेने चला जाता है। वापस से ईशान की दुकान पर आते हैं। काफी देर के भ्रमण के बाद वह सफेद कपड़ों वाली लड़की इतनी हैरान हो चुकी थी कि अब वह पूरी तरह से सुन्न थी। उसने इस दुकान में जो जो देखा था
वह पूरे के पूरे मुख्य भूमि पर उसने कभी भी नहीं देखा था। वह उस कैबिनेट में से एक बंदूक और कुछ और चीज उठाकर लाती है और उन्हें काउंटर पर रख देती है। ईशान उन सभी चीजों को देखता है और उनका नाम लिखता है। कुछ देर के हिसाब के बाद वह सामने वाली लड़की को देखता है और कहता है, मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ईशान की बात सुनकर अनन्या उसकी तरफ देखती है और अपनी नजरों से उसे घूरती है। ईशान भी उन नजरों को देख लेता है और तुरंत समझाता है, अरे मेरी अर्धांगिनी जी, मैं बिल बना रहा हूं, इस वजह से नाम चाहिए। अगर आगे चलकर इनमें कोई खराबी निकलती है तो उन्हें ये बिल दिखाकर अगले 1 साल तक इन सभी की मुफ्त मरम्मत कराने का ऑफर है। यही हमारे पहले ग्राहक होने का फायदा है। जब वह लड़की यह सुनती है तो वह एक मुस्कान के साथ अपना नाम बता देती है, महोदय, मेरा नाम राधिका है और मैं संत कुलाज से हूँ। ईशान उसका नाम और पता अंकित करता है और फिर उसे उसका बिल देता है। मैडम, आपके कुल मिलाकर 20,000 सोने के सिक्के हुए हैं। जब वह लड़की इतनी ऊंची कीमत को सुनती है तो वह हैरान हो जाती है। 20,000 सोने के सिक्के यानी कि 50 ऊर्जा पत्थर। उसके पास केवल 200 ऊर्जा पत्थर ही थे। लेकिन जब वह उन हथियारों को देखती है तो वह तुरंत राजी हो जाती है और 50 पत्थर निकालकर सामने रख देती है। ईशान को भी इस जगह की मुद्रा व्यवस्था के बारे में पता था। इस वजह से वह बिना किसी भी दूसरी सोच के उन पत्थरों को रख लेता है। वह लड़की फिर अलविदा कहकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद फिर से पूरा दिन उबाऊ जाता है और कोई भी ग्राहक नहीं आता है। शाम के समय ईशान दुकान को बंद कर अनन्या को लेकर निकल जाता है और वे दोनों तुरंत ही कामारी व्यापार दल के यहाँ पर पहुंच जाता है। अनन्या को छोड़ने के बाद ईशान अपनी जगह से गायब होता है और सीधा अपनी हवेली के आगे प्रकट होता है, वही कुटिया जो कि उसने बनाई थी। वहां पर आने के बाद वह कुछ देर तक साधना करता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन वह अपनी आंखों को खोलता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाकर साधना करता है। इसके बाद वह शहर की ओर निकल जाता है। जब वह शहर में पहुंचता है तो वह पाता है कि पूरा का पूरा शहर अभी भी अंधेरे में, लेकिन कुछ ही पल में उसकी नजर आसमान में मौजूद बड़े से जहाज पर जाती है जिस पर यशोवन साम्राज्य का निशान बना हुआ था। यह देखकर वह तुरंत अपनी गति को बढ़ा देता है और सीधा कामारी व्यापार दल की ओर बढ़ जाता है। वह अपनी गति को इस हद तक बढ़ा देता है कि एक पल को तो आकाश में भी कंपन पैदा हो जाता है। वह तुरंत कामारी व्यापार दल के ऊपर प्रकट होता है। वहां पर पहुंचते ही उसके मन में फिर से गुस्सा भर जाता है और उसके चारों ओर एक खतरनाक दबाव बनता है। तो क्या हुआ था यहाँ पर और क्या परेशानी झेलने वाला था अब ईशान? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर द। अभी तक हमने जाना कि ईशान जब शहर की ओर आ रहा था तभी वह कुछ ताकत। जब आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो दिल डर से भर जाता है। क्या होगा, कौन बचाएगा उसे। छोटे बच्चों की लाइफ बहुत नाजुक होती है और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो हर मिनट मैटर करता है। आइए हम आपको मेडिवर्सल मातृका NICU दिखाते हैं, जहां हर बेबी की देखभाल हमारी पहली प्रायोरिटी है, जहां आपके बच्चे के लिए एडवांस केयर और प्यार दोनों मिलता है। लेवल 4 NICU का मतलब है गंभीर केसेस को संभालने की पूरी तैयारी। हमारे पास HFO वेंटिलेटर्स हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। ये उन्हें जेंटली सपोर्ट करता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। हम इन्फेक्शन कंट्रोल को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए हमारे पास 2 अलग NICU जोन्स हैं। वह आभाओं को महसूस करता है और वह तुरंत अपनी गति को बढ़ा देता है। जैसे ही वह कामारी व्यापार दल के पास पहुंचता है वह पाता है कि अनन्या को जबरन कुछ बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके द्वारा दिया गया मंत्र उन बेड़ियों को आसानी से तोड़ पा रहा है, इस वजह से उसे इसका सिग्नल नहीं मिला था। बहरहाल वह जब देखता है कि अनन्या को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है और सुनैना को पहले ही बंदी बना लिया गया है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। भरत एक तरफ जख्मी और बेहोश थे और इस बार जो आया था वह एक सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था। वह पहले तो जहाज से सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब वह पाता है कि अनन्या के आसपास का कवच हिल भी नहीं रहा है तो वह अपने पास से एक तलवार को बाहर निकालता है जो कि एक स्तर 5 का हथियार थी और उसे अंदर से एक लाल रंग की आभा निकल रही थी। वह जहाज से कूदता और सीधा अनन्या के सामने आकर गिरता है।
जब अनन्या उस व्यक्ति को देखती है तो उसके चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, अरे मैं तो धन्य हो गई जो कि साक्षात गोल्डन कमांडर को मुझे पकड़ने के लिए भेजा गया है। वह सुनहरा कवच पहने हुए योद्धा अनन्या की बात सुनकर गुस्सा नहीं होता है बल्कि मुस्कुराता है और कहता है, मिस, मुझे नहीं लगा था कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि आपको इस तरह का कोई भी खजाना मिल जाता है। अगर आप ये खजाना मेरे हवाले कर देती हैं तो फिर मैं आपको शांति से यहाँ से ले जाऊंगा। अनन्या उस कमांडर की बात सुनती है और तुरंत हल्की सी घबरा जाती है। उसे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन बाहर 2 लोग थे जो कि उसके लिए जख्मी हो चुके थे। वह गहरी सोच में पड़ जाती है। जब वह कमांडर यह देखता है तो वह अपनी तलवार को घसीटता हुआ सुनैना की ओर बढ़ता है जो कि बेहोश धरती पर पड़ी हुई थी। जब अनन्या यह देखती है तो वह बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत कहती है, रुको। अनन्या की बात सुनकर उस कमांडर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अनन्या की ओर देखता है और अपना हाथ आगे करता है। वह उस हथियार को मांग रहा था जिससे अनन्या बची हुई थी। अनन्या भी सुनैना को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इस वजह से वह अपने लॉकेट को उतारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उस पूरी जगह पर एक भयंकर दबाव गिरता है। जब वह कमांडर इस दबाव को महसूस करता है तो वह भी हैरान हो जाता है। वह तुरंत अपनी तलवार को जमीन में गाड़ता है और अपने आप को संभालता है। आसपास के सैनिक सभी तुरंत जमीन पर आ जाते हैं और अपन घुटनों पर गिर जाते हैं। इस सब के बीच कामारी व्यापार दल का मुख्य दरवाजा खुलता है और फिर अचानक से एक धमाका होता है। धूल उड़ती है और उस धूल के बीच से ईशान आराम से चलता हुआ आता है। जब वह कमांडर ईशान को देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। वह इस लड़के के योद्धा स्तर को नहीं देख पा रहा था। उसे पहले ही पता था कि ये योद्धा एम्परर स्तर पर हो सकता है। इस वजह से वह सारी तैयारी कर आया था। वह तुरंत अपनी तलवार को लहराता है और फिर एक चमक पैदा होती है और तुरंत सभी सैनिकों के ऊपर लाल रंग की रोशनी चमकती है और उनके ऊपर से दबाव हट जाता है। यह देखकर वह कमांडर मन ही मन मुस्कुराता है। वह आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम ही वो जिसने हमारे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं यहाँ पर शाही फरमान सुनाता हूँ कि अगर तुम अगले 5 सेकंड में यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम अपनी मौत को देखोगे। ईशान उसकी बात को पूरी भी नहीं होने देता है। जब वह कमांडर यह देखता है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ईशान को घूरने लगता है। इस लड़ने ने शाही फरमान शब्दों को भी सुन लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई भी खौफ नहीं आया। उल्टा उसने शाही फरमान की ही बेइज्जती कर दी। वह गुस्से में ईशान को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ईशान पर उसकी किसी भी धमकी का कोई भी असर नहीं होता है और वह आगे बढ़ता रहता है। वह पलक झपकते ही भरत के पास और दूसरे पल ही सुनैना के पास पहुंच जाता है। दोनों को वह अपनी ऊर्जा की मदद से उठाता है और उन्हें अनन्या के पास ले आता है। इसके बाद वह कमांडर की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी 5 मिनट अब खत्म हो चुकी हैं। इतना कहने के तुरंत बाद ही उसके शरीर से एक जोरदार ऊर्जा की तरंग निकलती है और तुरंत आसपास के योद्धाओं पर बनी हुई उस लाल रोशनी को तोड़ देती है। एक ही झटके में सब फिर से घुटने पर आ जाते हैं। इस बार ये कमांडर भी नहीं बचता है। वह भी अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर खौफ से ईशान की ओर देखने लगता है। उसके मन में इस बार सच में खौफ भर गया था। आखिर यह सामने वाला लड़का इतना ताकतवर कैसे है? इस खौफ के साथ ही उसके मन में एक बहुत ही बुरा भाव आता है और वह तुरंत अपने पास से एक टोकन को निकालकर तोड़ देता है। अगर वह जल्दी से यहाँ पर नहीं पहुंचा तो उसकी जान भी जा सकता है। ईशान भी उसे उसकी मर्जी करने देता है। जब वह पाता है कि उसने अपना सारा काम कर लिया है तो वह तुरंत अपने हाथ को लहराता है और एक अग्नि ऊर्जा की तरंग निकलती है और वह सामने वाले को जला देती है। जल्दी ही उसकी राख ही बचती है और वह पूरा योद्धा गायब हो गया था। इसी तरह ईशान आसपास के योद्धाओं को देखता है जो कि बुरी तरह से घबरा गए थे। ईशान उन सभी को देखता है और फिर कहता है, घबराओ मत, मैं कोई मौत का फरिश्ता नहीं हूं जो कि हर किसी को मारता हुआ फिरूं। लेकिन आज के बाद तुम में से कोई भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए, चाहे सेना छोड़ दो या फिर साम्राज्य छोड़ दो। वह इतना कहता है और फिर अनन्या की ओर मुड़ जाता है। जब वे सभी सैनिक सुनते हैं कि उन्हें जिंदा छोड़ा जा रहा है
तो वे तुरंत बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे सभी साम्राज्य के इलाइट सैनिकों में से थे और यहाँ पर उनकी हालत किसी गले के कुत्ते जैसी थी जो कि रास्ता देख रहे थे यहाँ से भागने का, लेकिन उन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। इज्जत का क्या है, जब जान ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या ही करेंगे। दूसरी ओर ईशान अनन्या के पास आता है और उसका हाल चाल लेता है। इसके बाद वह सुनैना और भरत को देखता है। उनके शरीर पर बहुत सी चोटें थी, लेकिन सबसे ज्यादा चोट भरत को थी, जो कि भीतरी चोटें भी थीं। ईशान उनकी चोटों को देखता है और कहता है, मेरे साथ चलो। अनन्या हाँ में अपना सर हिलाती है और फिर ईशान के पीछे उसकी कुटिया में पहुंच जाती है। वहां पर ईशान बहुत से औषधीय पौधों को तोड़ता है और उनका घोल बना लेता है। इसके बाद उसे अग्नि ऊर्जा से शुद्ध करता है और दोनों को पिला देता है। ऐसा करने के बाद केवल 15 मिनट में उन दोनों को होश आ जाता है। भरत होश में आने के साथ ही एक झटके से खड़े होते हैं और सीधा हमला कर देते हैं। ईशान उन्हें रोकता है और कहता है, अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? अभी सब कुछ ठीक है। जब भरत ईशान को देखता है तो वह राहत की सांस लेता है। उसे पता था कि अगर ईशान वहां पर पहुंच गया था तो फिर अनन्या को कुछ भी नहीं हो सकता था। ईशान उन्हें आराम से लेटने को बोलता है और फिर अपने काम में लग जाता है। वह कुछ पट्टियां बना रहा था जो कि घावों पर चिपकाई जा सके। बहरहाल इसी वक्त पिंडी शहर के आसमान में अचानक से दरार पैदा होती है और एक युवक बाहर आता है। यह दिखने में भले ही जवान था, लेकिन उसकी आभा से ही पता किया जा सकता था कि वह कितना ताकतवर है। वह अपने नीचे पिंडी शहर की ओर देखता है और पाता है कि वह जिन आभाओं को महसूस कर यहाँ पर आया था वह पूरी तरह से मिट चुकी है। जब वह यह महसूस करता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह तुरंत अपने दिव्य इंद्रियों से इस पूरी की पूरी जगह को छानने लगता है। यह आने वाला व्यक्ति एक सुनहरी रंग की पोशाक पहना हुआ था और उसकी छाती पर एक तबका लगा हुआ था जिस पर एक सूरज के आगे सुंदर वन का दृश्य बना हुआ था, जो कि यशोवन साम्राज्य का टोकन है। ये एक खास टोकन है जो कि उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि सीधे शाही परिवार से ताकत प्राप्त करते हैं और उनके वफादार होते हैं। इस टोकन का मतलब होता है स्वयं शाही परिवार से मिलना। ये योद्धा जो अभी बाहर आया था वह कोई साधारण किंग स्तर का योद्धा नहीं था, बल्कि एक एम्परर स्तर का योद्धा था, क्योंकि एक एम्परर ही आकाश को काट सकता है और उसे काबू में कर सकता है। अब ये 5 सितारों में से किस सितारे पर था इसका नहीं पता था। वह पूरे शहर को देखता है लेकिन उसे कोई भी ताकतवर आभा नहीं मिलती है। वह आसपास की जगहों को देखता है तो पाता है कि पहाड़ पर एक ताकतवर आभा है जो कि उसके जितनी ही ताकतवर है। वह तुरंत उस ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर ईशान भी एक ताकतवर आभा को इस ओर आता हुआ महसूस कर लेता है। इस वजह से वह अनन्या को उसी झोपड़ी में रहने की बोलकर बाहर आ जाता है। जब अनन्या यह सुनती है तो वह बहुत ही जिद्दी हो जाती है और ईशान को कहीं भी जाने से रोकती है। वह कहती है, ईशान, वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम इसे मारोगे तो कोई और आ जाएगा। क्यों ना हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और वहां पर आराम से जिंदगी गुजारेंगे। अनन्या भी शाही परिवार की बेशर्मी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी और उससे भी ज्यादा परेशान वह अपने ही परिवार की बेपरवाही से थी, क्योंकि जिस परिवार ने बचपन से उसे पाला वही उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ईशान इकलौता ऐसा शख्स रहा है जो कि उसकी रक्षा के लिए आगे आया है। वह उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए अपने आप को मना चुकी थी और इसके बदले वह कुछ भी नहीं चाहती थी। ईशान उसके मन को साफ पढ़ सकता था। वह अपना हाथ उसके सर पर रखता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुम ही इकलौती नहीं हो जो कि ऐसी जिंदगी चाहती है। मैं भी हमेशा से यही जिंदगी चाहता था। मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से वही सपना देखा, लेकिन तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि जब तक इस दुनिया में ताकत नहीं तब तक हर जगह पर आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। और रही बात शांति से जिंदगी जीने की, तो शांति हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए, समझी? और ऐसी जिंदगी ही क्या जिसमें रोमांच ना हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज रोमांच का अनुभव कराता हूँ। ईशान इतना कहता है और उसका हाथ पकड़ता है और एक ही बार में गोदी में भर लेता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और एक दिशा में भाग जाता है। अनन्या जो कि उसकी गोद में था
उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ईशान उसे हवा में गोद में भरते हुए कहीं पर ले जा रहा था और उसका दिल किसी हिरण की चाल की तरह तेजी से धक धक कर रहा था। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईशान की कुटिया की ओर बढ़ रहा था, जब उस ताकतवर आभा को एक दिशा में भागते हुए देखता है तो वह तुरंत उस दिशा में अपने कदमों को बढ़ा लेता है। ईशान को यह अच्छी तरह से पता था कि वह व्यक्ति ऐसा ही करेगा, क्योंकि वह आभा को खोजते हुए यहाँ पर आ रहा था, न कि किसी जानकारी के बल पर। वह तेजी से आगे बढ़ता रहता है क्योंकि वह अपने घर पर आफत नहीं चाहता था। ईशान कुछ ही समय में जंगल की गहरी सीमा में प्रवेश करने वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ से आगे शक्ति स्तर से ऊपर के भी जानवर मिल सकते थे। वह इस जगह पर आकर रुक जाता है, इसलिए नहीं कि वह जानवरों से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति को पीटने की सही जगह थी। वह सबसे पहले अपनी पत्नी साहिबा के लिए एक अच्छा सा आसन बनाता है और फिर उससे पूछता है, तो कैसा लगा रोमांच? अनन्या ईशान के स्वभाव को देखकर अपना मुंह बनाती है और फिर कहती है, अच्छा ही था, तुम्हें उत्तीर्ण होने जितने अंक तो मिल ही जाएंगे। जब ईशान देखता है कि अनन्या का डर अब काफी हद तक कम हो चुका है तो वह राहत की सांस लेता है। वह फिर दूसरी ओर अपना ध्यान करता है। वह पाता है कि जो उसका पीछा कर रहा था अब तक उस जगह पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पर है। ईशान एक झटके में आसमान में आकर प्रकट होता है और उसका इंतजार करने लगता है। वह व्यक्ति भी कुछ ही देर में उस जगह पर आ जाता है और अकेले ईशान को उस जगह पर पाता है। वह उससे उसी ताकतवर आभा को भी महसूस कर पा रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हो जाता है। वह ईशान की ओर देखते हुए पूछता है, बच्चे तुम कौन हो और क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? ईशान जब ये सवाल सुनता है तो वह मुस्कुराता है और फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जब वह व्यक्ति ईशान की बेपरवाही को देखता है तो वह समझ जाता है कि ईशान ही वह व्यक्ति है जो कि अपराधी है और जिसे पकड़ने के लिए उसे यहाँ पर भेजा गया है। कमाल की बात यह थी कि यह बच्चा एम्परर स्तर पर था। इतना जवान एम्परर सच में उनके राजकुमार परेशानियां पैदा करने में तो उस्ताद है। पूरे साम्राज्य को अगर छाना जाए तो रुद्र परिवार के पूर्वज और अब के सबसे बड़े राजकुमार के अलावा इतना जीनियस कोई भी नहीं है जो कि इस उम्र में ही एम्परर स्तर पर पहुंच जाए। वहीं पर उनके राजकुमार तो 7 महारत्न स्तर की ताकतों में से एक के अनुयायी या शिष्य हैं, लेकिन ये सामने वाला लड़का उनसे भी ज्यादा गहराइयों को दबाए हुए है। आखिर यह है कौन? उस व्यक्ति के मन में इस वक्त कई सारे सवाल गूंज रहे थे। कहते हैं ना कि जाने पहचाने ताकतवर से ज्यादा अनजान कमजोर से डर लगता है। वही हाल यहाँ पर था। वह ईशान के साथ विनम्र लहजे से पेश आता है और कहता है, बच्चे तुम कौन हो? क्या तुम अपना परिचय दे सकते हो? ईशान यह सवाल सुनता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, किसी का नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम रंजीत चतुर्वेदी है और मैं शासन का दूत हूँ। मैं यहाँ पर एक अपराधी को पकड़ने के लिए आया हूँ जिसने हमारे दिव्य कमांडर की हत्या की है और शाही परिवार के आदेश की अवहेलना की है। तो क्या होने वाला था आगे? क्या ईशान इस दूत को हरा पाएगा या फिर अनन्या का डर सच साबित हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। अभी तक हमने जाना कि ईशान भागते हुए अपने पीछे लगे शाही दूत को एक दूर की जगह पर ले आता है जहां पर किसी भी तरह की बसाहट दूर दूर तक नहीं थी। वह व्यक्ति भी समझदार था और वह ईशान की उम्र और ताकत को देखकर ही समझ जाता है कि ईशान कोई साधारण योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं है। वह किसी ताकतवर समुदाय से आता है या फिर कोई ताकतवर मास्टर अपने पीछे लिए हुए है। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसके लिए परेशानी पैदा हो सकती है और केवल उसी के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस जगह पर इतना जवान एम्परर स्तर का योद्धा पैदा करने वाला गुरु कितना ताकतवर होगा। यह सोचते ही वह व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वह सामने वाले लड़के को कुछ भी कहे। वह बहुत ही शांति से ईशान से बात कर रहा था और उसके मुंह से ही सब कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। ईशान, जो कि बहुत ही अनुभवी व्यापारी रह चुका है, वह इन भावों को किस तरह से नहीं समझता। वह हंसता है और कहता है, चिंता मत करो, मेरे पीछे कोई नहीं है और जो है वो इस जगह क्या इस पूरे के पूरे ग्रह पर नहीं है।
तुम बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हो। मैं भी तो देखूं इस जगह के एम्परर कितने ताकतवर हैं। ईशान इतना कहता है और तुरंत अपने चेहरे के भावों को मजाकिया से गंभीर कर लेता है। उसके चेहरे पर एक पैनाई आ जाती है जो कि उसे और भी सुंदर बना देती है। वह सामने वाले योद्धा की ओर देखता है और अपनी सारी ऊर्जा को शरीर में तेजी से घुमाने लगता है। सामने खड़ा योद्धा भी जब ईशान की बात को सुनता है तो वह राहत की सांस लेता है। वह ईशान की ओर देखता है और फिर कहता है, बच्चे, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तुम्हें मेरे दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने पीछे एक गुरु बनाने लेना चाहिए था। भले ही वह होता नहीं, लेकिन वह डराने के काम तो आता। अब जब तुमने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है, तो फिर तुम मर सकते हो। इतना कहते हुए वह सीधा अपना कवच पहन लेता है और अपनी तलवार से ईशान पर हमला कर देता है। पलक झपकते ही वह ईशान के सामने पहुंच जाता है। ईशान, जो कि अपनी जगह पर खड़ा था, इस गति को देखता है तो हैरान हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसने इतनी गति पहले देखी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सामने वाले योद्धा की गति के सामने आकाश में भी खिंचाव पैदा हो रहा था। उसने अपने चलते समय यह महसूस नहीं किया था। सामने वाले की मूवमेंट तो अभी भी उसकी नजरों में बहुत ही धीमी थी और वह उसे आराम से हरा सकता था। वह अपना हाथ आगे करता है और उसकी तलवार को हवा में ही घुमाकर उसके हाथ में झकझोर देता है। वह व्यक्ति इस वजह से धक्का खाता है और दूर जाकर गिरता है। वह ईशान की ओर हैरानी से देखता है। उसे नहीं लगा था कि यह लड़का इतना ताकतवर होगा, लेकिन वह भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अभी जो हमला किया था वह केवल सामने वाले की ताकत को जानने के लिए किया गया था। बहरहाल, इस सब के बावजूद उस व्यक्ति के मन में एक शंका आ जाती है। अगर ईशान का कोई भी गुरु नहीं है तो वह इतनी अच्छी युद्ध कला कैसे जानता है? ऐसा दो ही परिस्थितियों में संभव है। पहली तो यह कि ईशान के पास कोई दिव्य खजाना है, और दूसरी, उसके पास कोई चेतना युक्त तकनीक है जो कि युद्ध अभ्यास भी साधना के साथ ही कराती है। इन दोनों में से कोई भी चीज बहुत ही दुर्लभ है, और अगर ईशान का सच में कोई गुरु नहीं है तो वह उन चीजों को छीन सकता है। वह एक मुस्कान के साथ ईशान की ओर देखता है और कहता है, बच्चे, तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम अपनी गलती सुधारो और अपनी तकनीक मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे नीचे एक सिपाही बनकर रहोगे और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, यहां तक कि राजकुमार भी। जब वह यह कह रहा था तो वह फेंक नहीं रहा था, बल्कि सच में उसके पास यह सब करने की काबिलियत थी। दरअसल साम्राज्य के दूत ताकतवर संस्थाओं के अधिकारी या फिर शिष्य होते हैं और उनका कद केवल शासक से नीचे होता है। बाकी कोई भी राजकुमार हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल वह अपनी बात पर पक्का रहेगा, ये सोचने की बात है। क्या पता वह राजकुमार से संबंध अच्छे करने के लिए ईशान की बलि चढ़ा दे। ईशान उस व्यक्ति की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम पक्के पर ही जीतोगे? तुम्हें पता है, एक योद्धा के लिए सबसे जरूरी होता है कि हारने से पहले जीत का जश्न ना मनाना। इतना कहने के बाद ईशान अपना पैर आगे रखता है और एक ही पल में वह अपनी जगह से गायब होकर सीधा उस योद्धा के सामने प्रकट होता है। वह योद्धा ईशान को हमला करता हुआ देखता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस वक्त ईशान की दिशा अचानक मुड़ती है और वह अपने पंच को खोलकर अपने हाथ को घुमाते हुए सामने वाले योद्धा की तलवार को पकड़ लेता है। वहीं पर वह अपने निचले शरीर को हवा में घुमाते हुए एक 180 डिग्री वाली किक मार देता है। इस किक की वजह से वह दूत ऐसा महसूस करता है मानो कि उसके पीठ पर किसी पहाड़ को गिरा दिया गया हो। उसके शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल जाता है और वह हवा में किसी उल्का पिंड की तरह उड़ता हुआ जाता है और जमीन से टकरा जाता है। जहां पर वह टकराता है वहां पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है। ईशान को पता था कि अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से वह उस योद्धा की तलवार को पकड़ता है और उसे हवा में घुमाते हुए बहुत ही तेजी से उस ओर फेंक देता है। ईशान के हाथ से छूटते ही उस तलवार की गति बढ़ जाती है और एक ही पल में उस गड्ढे में जा गिरती है। एक और धमाका होता है और एक खून का फव्वारा बाहर आता है। ईशान ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह इतने खतरनाक हमले के बावजूद सामने वाले की सांसों को और जीवन ऊर्जा को महसूस कर सकता था, क्योंकि उस पर अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वह अपनी नजरों को तिरछी करता है
और उस ओर देखता है। जल्दी ही एक हंसी की आवाज चारों ओर गूंजती है और ईशान को हैरान कर देती है। वह अपने चारों ओर देखता है और पाता है कि उससे कुछ ही दूरी पर एक रक्त का गोला बन रहा था। वह गोला रक्त ऊर्जा से मिलकर बन रहा था। जल्दी ही वह गोला ठोस रूप ले लेता है और पहले वाले व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी जीव ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर पड़ा था। ईशान जब ये देखता है तो वह इस बारे में जानने के लिए और भी इच्छुक हो जाता है। यह उसके लिए पूरी तरह से नया था। आखिर इस तरह से भी कोई जिंदा कैसे हो सकता है? वह उस सामने वाले व्यक्ति की ओर देखता है और कहता है, ये कौन सी तकनीक है जिसकी मदद से तुम रक्त कणों में भी जिंदा रह सकते हो? जब वह व्यक्ति ईशान के सवाल को सुनता है तो वह और भी जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गीले कानों वाले बच्चे से हार जाऊंगा? अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे साथी मुझ पर थूकेंगे। तुम्हें इस तकनीक के बारे में जानना है। इसके लिए तुम्हें कुछ कीमती चीज देनी होगी। ईशान ये सुनता है तो कोई भी जवाब नहीं देता है। इस पर सामने वाला फिर से कहता है, जानते हो वो कीमती चीज क्या है? वो कीमती चीज है तुम्हारी जान। हाँ हाँ हाँ। ईशान उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर अपना माथा हिलाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि हर बार उसी का पाला इन पागलों से क्यों पड़ जाता है। वह अपना हाथ हिलाता है और नीचे गड्ढे के ऊपर से धूल साफ हो जाती है। उस जगह पर इस वक्त कोई भी शारीरिक काया नहीं थी। वह अपनी नजरों को और भी तिरछा करता है और हर एक प्रक्रिया को देखने लगता है। जल्दी ही उसे कुछ नजर आता है। वह पाता है कि सामने वाले की रक्त कणिका में आत्मीय ऊर्जा है जो कि उसे जिंदा रख रही है। इसका मतलब सामने वाले के पास जो भी आत्मीय काया है वह रक्त से संबंधित है और इस वजह से वह इस तरह से जिंदा रह पा रहा है। वह अपने इस सिद्धांत को छानने की तय करता है। अभी तक आपको ईशान की मार्शल सॉल के बारे में नहीं पता होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक उसकी मार्शल सॉल जागृत ही नहीं हुई है। उसकी मार्शल सॉल भले ही जागृत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह कमजोर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी मार्शल सॉल के लिए, खैर वो तो आपको आगे पता चलेगा। ईशान ने मार्शल सॉल के बारे में उस बूढ़े आदमी की यादों से जाना था। जब वह सामने वाले को उसका उपयोग करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक ही वाक्य आता है, क्या चीज है यूं? दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कि अभी मर के जिंदा हो रहा था, वह अपनी ही दुनिया में था। उसकी हंसी ही बंद नहीं हुई थी। उसकी आभा में बढ़त होती रहती है और वह अंत में अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है। वह ईशान की ओर देखता है और कहता है, अब मरो। इतना कहने के बाद वह सीधा ईशान पर हमला कर देता है। ईशान भी इस हमले का जवाब देता है। दोनों के बीच आसमान में हाथ से हाथ और लात से लात लड़ाई होने लगती है, जहां पर ईशान बड़ी आसानी से सामने वाले को दबा रहा था। ईशान की लड़ाकू कला के आगे वह टिक भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पल में सामने वाले का मुंह हाथ सब कुछ सूझ जाता है और वह पूरी तरह से किसी सुअर की शकल से मिलान खाने लगता है। हर बार एक पड़ने पर वह गुस्से में चिल्लाता और फिर से ईशान पर हमला करता, लेकिन परिणाम नहीं बदलता। ईशान वहीं पर इस सब के बीच में किसी आत्मीय हमले को उपयोग करने की सोच रहा था और इसी के लिए वह अपने योद्धा तकनीक में सुझाव देख रहा था। जल्दी ही उसे एक तकनीक मिलती है। वह तुरंत एक झटके के साथ सामने वाले और अपने बीच में दूरी बनाता है और सोल एक्सटिंक्शन, 2 शब्द बुदबुदाता है। ऐसा करते ही अचानक से चारों ओर से एक ऊर्जा आती है और वह एक तीर के रूप में उसके सामने संघानित हो जाती है। यह तीर बड़ा होता है और सामने की ओर बढ़ जाता है। जब रंजीत यह देखता है तो वह भी हैरान होता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, देखता हूं कि तुम मुझे कैसे हराते हो। इतना कहने के बाद वह अपनी गतिज तकनीक का इस्तेमाल करता है और सीधा ईशान के सर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर ईशान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जैसे ही ईशान का हमला सामने वाले को लगता है, उसका पूरा शरीर हिल जाता है और वह ईशान की ओर थोड़ी सी हैरान नजरों से देखता है। ईशान उसकी नजरों को खुद के ऊपर देखकर कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि तुम दुश्मन को कुछ नहीं समझते हो। तुम्हें पता है कि एक हाथी के सामने एक चींटी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन एक बार अगर हाथी की सूंड में कोई चींटी घुस जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। इस दुनिया में कमजोर कोई नहीं है।
यह योद्धा को समझने की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी इस आत्मीय ताकत के दम पर अब तक टिके आ रहे हो। ईशान की बातों को सुनकर वह योद्धा भी हैरान रह जाता है। वह अभी के हमले से बुरी तरह जख्मी हो गया था। वह अब ऐसा था कि कोई भी शक्ति स्तर का व्यक्ति आकर उसे मार सकता है। ईशान उसकी ओर देखता है और कहता है, पता है तुम्हें मैं यहाँ पर खींच कर क्यों लाया? इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को परेशान नहीं होने देना चाहता था। मार तो मैं तुम्हें यहाँ भी सकता हूँ। इतना कहने के बाद ईशान एक और बार हमला करता है और अगले ही पल उस व्यक्ति का शरीर धूल में बदल जाता है। ईशान यह देखकर अपना माथा हिलाता है और उन शब्दों को याद करता है, किस बात का घमंड, माटी का शरीर माटी से निकला और अंत में माटी में ही मिल जाएगा। ईशान उस तरफ आखिरी बार देखता है और फिर अनन्या, जो कि पेड़ पर बैठे हुए सारी लड़ाई देख रही थी, को लेकर वापस से कुटिया की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर एक विशाल शहर में पूरा का पूरा केंद्रीय हिस्सा एक महल से घिरा हुआ था। यह महल बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस महल के भीतर इस वक्त एक चीख गूंजती है और एक गुस्सैल आभा पूरे के पूरे महल में फैल जाती है। जल्दी ही महल के सारे ताकतवर सदस्य केंद्रीय सभा में एकत्रित होते हैं। इस सभा में बहुत से लोग थे और मुख्य कुर्सी पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह व्यक्ति अपने हाथ में एक टूटी हुई कांच की शीशी को पकड़े हुए था। यह शीशी किसी की भी आत्मा की अवस्था को दर्शाती है। जैसे ही यह शीशी टूटती है तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है। जब सभी योद्धा उस शीशी पर नजर घुमाते हैं तो वे तुरंत पहचान जाते हैं कि वह किसकी शीशी है। साथ ही वे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उनमें से कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जाहिर सी बात है, किसी ने भी कुछ भी बोला समझो मरा। वह बूढ़ा आदमी काफी देर तक शांत रहता है और फिर गुस्से में उस शीशी को अपने हाथ में मसलता है, जिससे खून निकलने लगता है, और फिर आदेश देते हुए कहता है, जाओ जाकर पता करो कि किसकी हिम्मत हुई मेरे पोते को मारने की। मैं उसे और उसकी नस्ल को मिटाकर रख दूंगा। तो क्या होने वाला था आगे? क्या नई परेशानी उधार ले ली थी ईशान ने? क्या वह इस परेशानी से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर, द वर्ल्ड। ईशान उस दूत को खत्म करने के बाद वापस अपनी हवेली की ओर निकलตัวจริงแต่ก็ drama Don't go too deep it's a drama จริงจังเกินไปจริงใจก็เจ็บ Move your hips let's live Don't trip สายก็ toxic กว่าก็ ghost ใจที่เธอแท้ยัง you pose เป็นหน้าจอแล้วลุกขึ้นมาให้ดีมันพราวจากน้ำตาอย่าไปเต้นตาม drama มาเต้นตามโซซาให้บีทมันบดบังน้ำตา You're so shy harder ช้าอย่าไป care ใครที่ว่าให้คิดว่าเยียวยาซ้ายขวายกหัวแลหมุนตัว Drama 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 This night is yours Don't care no more ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ไม่ต้องรอคำตอบจากใครลุกขึ้นมาปัดฝุ่นหัวใจแล้วเดินเข้าไปพร้อมแสงไฟบนเวทีนี้มีแต่เราอย่ามาจะเก็บเอาไว้ในเงาเมื่อดนตรีมันวาบขึ้นมาผู้หญิงก็ลุกขึ้นมาคว้าบัลลังก์ They told you cry you dance instead They try to break you you love and flare If it's cause a rhythm in your soul You've been the queen all along เคยจมกับคำที่เขาว่าเคยชั่วรักต้องมีน้ำตาแต่วันนี้ฉันขยี้ดราม่าจริงเป็นทุกบีทเป็นพลังของผู้หญิง Let it burn let it break to fake ฉัน you're ready playing หัวใจจะมาแต่ไม่เจ๊ง Cause queen don't beg we rain สู้มาขึ้นฟ้าแล้วจะใส่ drama เปิดไฟในใจให้เต้นแรงกว่าแค่ใจเราอยากรู้ใครก็อยู่จังหวะนี้ไม่ได้อยากไปเต้นตาม drama มาเต้นตามโซซาให้บีทมันบดบังน้ำตา Your star shine harder ช้าอย่าไปแค่ว่าใครจะว่าให้จังหวะเยียวยาซ้ายขวายกหัวแลหมุนตัว
अनन्या पहले की तरह उसकी गोद में ही थी। वह शर्म से पूरी तरह लाल थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी। कुछ ही समय में वे ईशान के घर तक पहुंच जाते हैं। यहां पर पहुंचकर ईशान अनन्या को नीचे उतारता है। अब तक भरत और सुनैना भी काफी बेहतर हो गए थे और वे चल फिर सकते थे। भरत जब ईशान को वापस आता हुआ देखता है तो वह तुरंत उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है। ईशान तुरंत उसके पास जाकर उसे सहारा देता है और कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मेरे होते हुए अनन्या को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जब भरत यह सुनता है तो वह सुकून की सांस लेता है। वह ईशान की ओर करुण आंखों से देखता है और फिर भावुक होते हुए कहता है, सच में मेरी भतीजी अनन्या की कांटे भरी जिंदगी में तुम एक रक्षक की तरह आए। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और अब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मैं अनन्या को एक सच बताना चाहता हूं। अनन्या, जो कि ईशान के पीछे खड़ी थी, जब यह सुनती है तो वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वह ईशान की ओर देखती है और फिर सुनैना की ओर देखती है, लेकिन दोनों की आंखों में हैरानी ही थी। भरत अनन्या के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, अनन्या बेटी, तुम रुद्र परिवार की नहीं हो, ना ही रुस्तम तुम्हारा पापा है और ना ही तुम्हारी रक्त